Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. लास्ट बच्चों हम लोगों ने कंपोजिशन सप्लायर की रिटर्न समझ ली थी। जीएसटीआर 4 जो होती है वो कंपोजिशन सप्लायर को फाइल करनी होती है। साल में एक बार, एनुअली एक बार ये रिटर्न फाइल होता है 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स कि अगर आपको 1920 का रिटर्न फाइल करना है तो 1920 का रिटर्न कंपोजिशन सप्लायर फाइल करेगा 30th अप्रैल 2020 को। इसके अलावा कंपोजिशन सप्लायर को 4 क्वार्टरली स्टेटमेंट्स फाइल करनी पड़ती है CMP 08 में, जिसके थ्रू वो टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करता है। मतलब कंपोजिशन सप्लायर का जो टैक्स पीरियड है वो क्वार्टरली है, वो क्वार्टरली अपना स्टेटमेंट और टैक्सेस पे करता है और साल में एक रिटर्न GSTR 4 फाइल करता है। अब हम GSTR 5 देखते हैं। ये कौन फाइल करता है? जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है, जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है वो GSTR 5 फाइल करता है। अगर आपको ध्यान हो तो जब हम GSTR 1 पढ़ रहे थे तो उसके एक्सक्लूजन में हमने नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन पढ़ा था। अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो वो GSTR 1 ही फाइल करता है। लेकिन अगर कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने GSTR 5 प्रिस्क्राइब किया है। मंथली रिटर्न फाइल करना होता है। A simplified monthly tax return has been prescribed in the form GSTR 5 for a NRTP for every calendar month और part thereof। हर एक कैलेंडर मंथ के लिए या फिर पार्ट ऑफ द मंथ के लिए आपको मंथली रिटर्न फाइल करना होता है। द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज ऑफ अ NRTP आर इनकॉर्पोरेटेड इन GSTR 5 और इसी GSTR में इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों की डिटेल्स रहती है। तो GSTR 5 जो है वो मंथली फाइल किया जाता है फॉर द कैलेंडर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और इसी GSTR 5 में इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों सप्लाईज का डिटेल आ जाता है। लास्ट डेट क्या है GSTR फाइल करने का, ये इंपॉर्टेंट है। GSTR 5 शुड बी फर्निश्ड विद इन 20 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ। तो कैलेंडर मंथ के एंड होने के 20 दिन के अंदर अंदर भरनी है, या फिर विद इन 7 डेज आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। तो जिस दिन आपके रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी खत्म हो रही है वहां से 7 दिन के अंदर। तो 2 डेट्स बताई उसने आपको, उन 2 डेट्स में जो भी अर्लियर होगी दैट विल बी द लास्ट डेट फॉर द NRTP। लास्ट डेट, ड्यू डेट क्या है NRTP के लिए? ड्यू डेट टू फाइल GSTR 5, ड्यू डेट टू फाइल GSTR 5 क्या होगी? ये है सर आपकी 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, या फिर विद इन 7 डेज फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब अगर आपको ध्यान हो तो रजिस्ट्रेशन में हमने पढ़ा था कि NRTP को मैक्सिमम 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है, राइट? NRTP को मैक्सिमम 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो मिस्टर एक्स है, इन्होंने दिल्ली में अपने आप को रजिस्टर कराया है एज NRTP, राइट? और इनको जो रजिस्ट्रेशन मिला है वो मिला है सपोजिंगली 10th अगस्त 2019 से, 10th अगस्त 2019 से 7th नवंबर 2019 तक। तो इनका रजिस्ट्रेशन जो वैलिड है वो है 10th अगस्त 2019 से 7th अक्टूबर कर देते हैं, नवंबर दूर हो जाएगा, 7th अक्टूबर 2019 तक, राइट? तो अब इनको रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है? अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड कब से हुआ है? सर अगस्त से वैलिड हो गया है। और कब तक वैलिड है? सर ये अक्टूबर तक वैलिड है। अब जरा ध्यान से देखना, ये हमारी अगस्त की रिटर्न कब फाइल करेगा? सर अगस्त का GSTR 5 कब फाइल होगा? अगस्त का GSTR 5 फाइल होगा आपका 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ क्या हुआ? दैट इज 20th ऑफ सितंबर। या फिर
7 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। लास्ट डेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? 7th ऑफ अक्टूबर। 7th ऑफ अक्टूबर से अगर आप 7 डेज और काउंट करेंगे तो आपके पास आएगा 14th ऑफ अक्टूबर। 14th ऑफ अक्टूबर, इन दोनों में जो भी अर्लियर है, तो इन दोनों में अर्लियर क्या है सर? इन दोनों में अर्लियर है 20th सितंबर। तो 20th सितंबर विल बी द लास्ट डेट, 20th सितंबर विल बी द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द GSTR 5 फॉर द अगस्त मंथ, राइट। अब बात करते हैं सितंबर मंथ की। सितंबर मंथ का कब फाइल करोगे सर? सितंबर मंथ का फाइल करेंगे 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या हो गया सर? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ का मतलब होगा 20th ऑफ अक्टूबर, या फिर 7 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये आएगा आपके पास 14th ऑफ अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर। तो सर सितंबर का रिटर्न फाइल होगा 14th ऑफ अक्टूबर को, राइट। इसके बाद आपका जो अक्टूबर का रिटर्न है, पार्ट ऑफ द कैलेंडर मंथ जो है, अक्टूबर मंथ का रिटर्न कब फाइल होगा? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि 20th नवंबर 19, या फिर 7 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज 14th अक्टूबर 2019। दोनों में जो भी अर्लियर है सर 14th अक्टूबर 19। इसका मतलब 14th अक्टूबर 19 जो है वो आपके लिए 2 रिटर्न्स की ड्यू डेट बन गई। आपको सितंबर का रिटर्न भी 14th ऑफ अक्टूबर को फाइल करना है और आपको अक्टूबर का रिटर्न भी 14th ऑफ अक्टूबर को फाइल करना है, और जो अगस्त का है वो आप फाइल करोगे 20th ऑफ सितंबर तक, राइट। तो मंथली रिटर्न जाने वाली है अगले महीने की 20 तारीख, या फिर जिस दिन तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है वहां से 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपका रिटर्न फाइल करना है। पेमेंट, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट। NRTP should pay the tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the GST law till the last date of filing of the GSTR 5। नॉर्मली आपने क्या पढ़ा था? जब NRTP को रजिस्ट्रेशन मिलता है, जब NRTP को रजिस्ट्रेशन मिलता है तो वो अपना एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी एडवांस में ही जमा कराता है। जब वो रजिस्ट्रेशन सीक करता है तो वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी एस्टिमेट करता है और एप्लीकेशन के साथ साथ एडवांस में वो टैक्स जमा करा देता है। अब क्योंकि ये एस्टिमेटेड है तो एक्चुअल फिगर्स ज्यादा हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। तो मान लीजिए आपने एस्टिमेटेड टैक्स जमा किया था सपोजिंगली 20,000 रुपीज का, लेकिन अगर आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी सपोज करो 15,000 ही आई, तो इस केस में कोई टेंशन नहीं है क्योंकि तुमने 20,000 रुपए जमा किए हुए हैं। तो तुम क्या करोगे? गवर्नमेंट से 5,000 रुपए का रिफंड सीख कर लोगे। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में तुम्हें 5,000 रुपए का रिफंड मिल जाएगा, राइट। लेकिन अगर तुम्हारी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी 25,000 रुपए निकल आए, या मैं 26 ले लेता हूं, एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी अगर तुम्हारी 26,000 रुपए निकल आए तो क्या होगा? तो सर इस केस में हमने जमा 20,000 रुपए करे हुए हैं, लेकिन हमारी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी कितनी है? 6,000 रुपए। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है 6,000 रुपीज टैक्स के हमें क्या करने पड़ेंगे सर? ये 6,000 रुपीज आपको टैक्स के डिपॉजिट करने पड़ेंगे अलोंग विद योर रिटर्न अंडर रिटर्न GSTR 5। रिटर्न GSTR 5 बात समझ में आई? तो अगर आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी कम निकलती है तो उस केस में आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और अगर ज्यादा निकलती है तो डिफरेंशियल अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। बहुत से बच्चे मेरे से ये बात पूछ रहे थे कि सर पेमेंट का लास्ट डेट क्या होता है? व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स? हमने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा था। टाइम ऑफ सप्लाई हमें क्या बता रहा था सर? टाइम ऑफ सप्लाई हमें सिर्फ ये बताता था कि हमारे ऊपर GST कब लेवीड हुआ, हमारे ऊपर GST पेमेंट की लाइबिलिटी कब आती है, हमें पे कब करना होता है, GST का पेमेंट कब करना होता है। इसकी बात मैंने आपको बताई थी कि ये आपको पे करना होता है मंथली पे करना होता है। कब तक पे करना होता है? नेक्स्ट मंथ के 20th तक। नेक्स्ट मंथ की
20th तक आपको ये पेमेंट करनी होती है। दैट मीन्स कि अगर अप्रैल की पेमेंट है तो वो कब होगी, 20th ऑफ मई तक होगी। मई की पेमेंट है तो वो कब होगी, वो 20th ऑफ जून तक होगी। ये किसके लिए बातें करते हैं, ये हम नॉर्मल स्कीम में जो लोग हैं उनके लिए बातें करते हैं। लेकिन अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखा है तो आपको क्वार्टर के हिसाब से पेमेंट करनी है। अप्रैल में जून का पेमेंट कब होगा, अप्रैल में जून का पेमेंट 18th ऑफ जुलाई को होगा। आपका जुलाई अगस्त सितंबर का पेमेंट कब होगा, 18th ऑफ अक्टूबर को होगा, एंड सो ऑन। ये कंपोजिशन के लिए हो गया। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, ये वही डेट्स हैं जब आपको आपका रिटर्न फाइल करना होता है और स्टेटमेंट फाइल करना होता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट ने जीएसटी का पेमेंट लिंक किया हुआ है किसके साथ, विद रिटर्न ऑफ टैक्स पीरियड, विद रिटर्न ऑफ टैक्स पीरियड। तो जब आप टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल करेंगे तभी आपको क्या करना पड़ेगा, तभी आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ये नॉर्मल स्कीम में जो लोग हैं उनके लिए, और जो लोग कंपोजिशन स्कीम में हैं उनके लिए जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट ने लिंक्ड किया है विद क्वार्टरली स्टेटमेंट। इनके लिए गवर्नमेंट ने किसके साथ लिंक किया है, विद क्वार्टरली स्टेटमेंट। मतलब जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उसी के साथ साथ आप टैक्सेस भी पे करेंगे। बिना टैक्स पे किए आप कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। बहुत से बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर अगर हमने टैक्स नहीं पे किया और रिटर्न फाइल कर दिया, ऐसा होगा ही नहीं। बिना टैक्स के पेमेंट के आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी। जो आपका सेल्फ असेस्ड टैक्स है, जो आपने असेस किया है, वो आप पे करेंगे और उसे ही आप अपनी रिटर्न में मेंशन करेंगे और उसके बाद आप अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। इट कैन नेवर बी हैपन कि आपने टैक्सेस जमा नहीं किए और आपने रिटर्न फाइल कर दिया, ये नहीं होगा। क्योंकि भाई रिटर्न के अंदर आपसे वो चालान नंबर मांगता है, डेट मांगता है कि किस दिन आपने पेमेंट करी है, और बिना वो चीजें फर्निश करे आप अपना रिटर्न सबमिट ही नहीं कर पाओगे। बात समझ में आया? चलिए रीड करते हैं। ड्यू डेट्स for the payment of tax in respect of the person required to file the GSTR 3B and GSTR 5 are linked with the due dates for filing the such returns. That is, the last date of filing the such return are also the due dates for the payment of tax in respect of person required to file such return. Person paying tax under the composition scheme और नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां पर आपको ये नोटिफिकेशन नजर आए इसको अब आप सेक्शन 10(2)(a) रीड करना। The due date for the payment of tax and the filing of the GSTR 4 is delinked. अब यहां पे रिटर्न और पेमेंट डीलिंग करी है। यहां पर पेमेंट किसके साथ होती है, क्वार्टरली स्टेटमेंट के साथ। दे आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स क्वार्टरली बाय द 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द सच क्वार्टर। NRTPs and CTPs are required to make the advance deposit of an amount equivalent to their estimated tax liability for the period for which the registration is sought or extension of registration is sought in terms of section 27 subsection 2। ये बात मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताई। तीन सिनेरियोज आ गए कि अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो, अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो और आप अदर देन CTP और NRTP हो, नॉर्मल स्कीम में हो और अदर देन CTP और NRTP हो, तो आपको जो टैक्स का पेमेंट करना होता है, टैक्स का पेमेंट करना होता है वो कैसे करना होता है सर, मंथली करना होता है। और मंथली कब करना होता है, मंथली करना होता है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, राइट। अगर आप CTP और NRTP हो तो आप एडवांस में टैक्सेस जमा करते हो, और अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब 18th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, राइट। अब अगर ध्यान हो आपको तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि अप्रैल मंथ में जितने भी टाइम ऑफ सप्लाई बनेंगे, अप्रैल मंथ में जितने भी टाइम ऑफ सप्लाई बनेंगे उन सब का पेमेंट आप कब करोगे, 20th ऑफ मई को।
तो बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई आपकी इस मंथ की लाइबिलिटी डिसाइड करता है, टाइम ऑफ सप्लाई आपकी इस मंथ की लाइबिलिटी डिसाइड करता है। और ये लाइबिलिटी डिस्चार्ज कब होती है? ये लाइबिलिटी डिस्चार्ज होती है अगले महीने की 20 तारीख। सेम गोज विद कंपोजिशन स्कीम कि अप्रैल मई जून में जितने भी टाइम ऑफ सप्लाई बनेंगे उसका पेमेंट आप कब करोगे? उसका पेमेंट आप 18th ऑफ जुलाई को करोगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई ने आपके इस क्वार्टर की जीएसटी लाइबिलिटी डिटरमाइन करी। और वो जीएसटी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कब होगी? वो जीएसटी लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगी 18th ऑफ जुलाई को। बात समझ में आ गया? अगला पॉइंट आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन। ये इतनी बार अपन डील कर चुके हैं बातों को कि अब दिमाग में बैठ गई होंगी आपके। हमेशा ध्यान रखो, जीएसटी के अंदर आपका कोई भी रेक्टिफिकेशन और ओमिशन होना है तो उसका लास्ट डेट क्या है? कोई भी रेक्टिफिकेशन अगर होना है तो उस रेक्टिफिकेशन का या फिर आईटीसी क्लेम करने का जो आपका लास्ट डेट है वो क्या है? लास्ट डेट क्या है? अपने मन में ऊंचा ऊंचा बोलो, मेरे को सुनाई देगा। रेक्टिफिकेशन और आईटीसी क्लेम करने का लास्ट डेट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर की रिटर्न या फिर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल की रिटर्न। इन दोनों में जो भी अर्लियर है, यहां तक आप क्या कर सकते हो? अपने एरर्स और अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हो। omission or incorrect particular discovered in the returns filed under section 39 can be rectified in the return to be filed for the tax period during which such omission or incorrect particulars are noticed. Any tax payable as a result of such error or omission will be required to be paid along with interest. However, rectification is not allowed where the error or omission is discovered on account of scrutiny, audit, inspection or the enforcement activities by the tax authorities. तो वो क्या बोल रहा है कि आपको जिस मंथ में ये एरर और ओमिशन नजर आया है, जिस भी मंथ में आपने मंथ इन विच सच एरर is noticed, आप उस मंथ की रेक्टिफिकेशन करोगे along with return of such month, along with return of such month। और रेक्टिफिकेशन ऐसा है कि आपका टैक्स बनता है, रेक्टिफिकेशन ऐसा है कि आपका टैक्स बनता है, तो उस केस में आप सिर्फ टैक्स पे नहीं करोगे, आप साथ के साथ इंटरेस्ट भी पे करोगे। मैंने आपको एग्जांपल भी शायद बताया था कि मान लीजिए अगस्त 19 में आपने एक आउटवर्ड सप्लाई मिस कर दी। आपने एक आउटवर्ड सप्लाई जिसकी इनवॉइस नंबर 201 था, जिसका वैल्यू 1 लाख रुपए का था और जिसका जीएसटी 12,000 रुपए का था, आपने ये मिस कर दिया, आपने इसे अपलोड नहीं किया, आपने ये वाली इनवॉइस अपलोड नहीं करी, मिस्टेक हो गई आपसे, आप भूल गए और आपको ये एरर आपको नोटिस हुआ, एरर आपने नोटिस किया मान लीजिए दिसंबर 19 में। तो अब जब आप दिसंबर 19 का रिटर्न फाइल करेंगे, इसका रिटर्न आप कब फाइल करेंगे? इसका रिटर्न आप फाइल करेंगे जैन 20 को। तो जब आप जैन 20 को रिटर्न फाइल करेंगे, आप इसके अंदर मेंशन करेंगे कि आपसे अगस्त का एक इनवॉइस 201 मिस हो गया था जिसका जीएसटी 12,000 रुपए है। अब ध्यान से समझो, ये 12,000 रुपए गवर्नमेंट को कब मिलने चाहिए थे? सर ये 12,000 गवर्नमेंट को 20 ऑफ सितंबर तक मिल जाने चाहिए थे, लेकिन तुम इसका पेमेंट गवर्नमेंट को कब कर रहे हो? 20 ऑफ जैन को कर रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? हे भले मानस, हमें तेरे से सिर्फ अब टैक्स नहीं चाहिए, तूने हमारा नुकसान किया है, हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चाहिए। और फटाफट से दिमाग दौड़ाओ, इंटरेस्ट कौन से सेक्शन में लगता है? सर इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 50। और कौन से रेट से लगेगा? सर ये लगेगा एट द रेट ऑफ 18%। कितने पीरियड के लिए लगेगा? सर ये 21 सितंबर 19 से लगना स्टार्ट होगा और कब तक लगेगा? 20 जैन 20 तक लगेगा। तो इतने पीरियड के लिए आपको गवर्नमेंट को 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा अलॉन्ग विद दैट ₹12,000।
बात समझ में आया? अब वो कह रहा है कि भाई गलती अगर स्क्रूटनी के थ्रू, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, एनफोर्समेंट के थ्रू आइडेंटिफाई करी गई है, स्क्रूटनी हुई है, ऑडिट हुई है, इंस्पेक्शन हुआ है, एनफोर्समेंट एक्टिविटीज के थ्रू आपका मिस्टेक आइडेंटिफाई किया, मतलब तुमने मिस्टेक आइडेंटिफाई नहीं किया, मिस्टेक आइडेंटिफाई किया जीएसटी डिपार्टमेंट ने। तुम तो शांत होकर बैठ गए थे, तुम तो चोरी करना चाहते थे, लेकिन जब तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की स्क्रूटनी हुई, उनका ऑडिट हुआ, तो ये डिस्क्रिपेंसी गवर्नमेंट के दिमाग में आई, गवर्नमेंट के सामने आई, तो गवर्नमेंट अब इस पे आपसे इंटरेस्ट भी लेगी और अब आप पे इस पे पेनल्टी भी लगाएगी। तो जब कभी भी गवर्नमेंट आपसे आपके एरर्स, आपके मिस्टेक आइडेंटिफाई करती है, तो वो डिमांड खड़ी करती है, और डिमांड कहां पर आती है? सेक्शन 73 में या फिर सेक्शन 74 में। 73 और 74 में फर्क क्या है सर? 73 में आपने वो मिस्टेक्स जो करी है वो अनइंटेंशनल है, और 74 में वो मिस्टेक्स कैसी है? इंटेंशनल है। 73 में पेनल्टी जो है वो कम है, और 74 में जो पेनल्टी है वो ज्यादा है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि अगर गवर्नमेंट ने स्क्रूटनी के थ्रू आपका एरर, आपका ओमिशन आइडेंटिफाई किया है, तो उसे सुधारने का मौका नहीं मिलता है, उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो तुम टैक्स भी दोगे, इंटरेस्ट भी दोगे, पेनल्टी भी दोगे। लेकिन अगर मिस्टेक तुम खुद सुधारोगे तो तुम सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट दोगे, मतलब पेनल्टी से बच जाओगे। यहां तक बातें क्लियर हुई? इसके बाद लास्ट डेट क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि आप अपना मिस्टेक कब तक रेक्टिफाई कर सकते हो। अगर इस टाइम लिमिट तक आपने मिस्टेक रेक्टिफाई नहीं किया, इस टाइम लिमिट तक अगर आपने मिस्टेक रेक्टिफाई नहीं किया, तो आपको मिस्टेक रेक्टिफाई करने का मौका नहीं मिलेगा, और बाद में गवर्नमेंट ने अगर आपकी मिस्टेक ढूंढ ली तो वो आपसे टैक्स भी लेगी, इंटरेस्ट भी लेगी और पेनल्टी भी लेगी। राइट? तो खुद से अपनी गलती मानोगे तो टैक्स और इंटरेस्ट में काम निपट जाएगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने गलती निकाली तो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी जाएगा। सेक्शन नंबर 40, फर्स्ट रिटर्न। व्हेन अ पर्सन बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन, he may apply for the registration within 30 days of so becoming liable. Thus, there might be a time lag between a person becoming liable to registration and grant of the registration certificate. During the pendency of the registration, such person might have made the outward supply, that is after becoming liable to registration but before the grant of certificate of registration. Section 40 provide that the registered person shall declare his outward supplies made during the said period in the first return furnished by him after the grant of registration. Basically कहना क्या चाह रहा है, मान लीजिए आप 10 जुलाई 19 को लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, लायबल कहां होते हैं सर? या तो सेक्शन नंबर 22 या तो सेक्शन नंबर 24 हमें लायबल बनाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, हमको पता है। अब मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है 20 जुलाई 2019 को, यहां आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है। राइट? अब डिपार्टमेंट कह रहा है कि बाबू तुमने इस पीरियड में 10 जुलाई 19 से लेकर 20 जुलाई 19 तक तुमने जो आउटवर्ड सप्लाई करी है, इस पीरियड में जो तुमने आउटवर्ड सप्लाई करी है, इस आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल हमें चाहिए तुम्हारी फर्स्ट रिटर्न में। फर्स्ट रिटर्न कब फाइल होगी सर? फर्स्ट रिटर्न जो फाइल होगी वो फाइल होगी 20 अगस्त को। 20 अगस्त को GSTR 3B और 10 अगस्त को GSTR 1। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जब तुम अपनी पहली रिटर्न अगस्त में फाइल करोगे, अगस्त में क्यों फाइल करोगे? क्योंकि सर आप जुलाई से रजिस्टर्ड हुए हो, तो जुलाई से ही आप क्या करोगे? टैक्सेबल सप्लाईज करोगे और इसके ऊपर आप जीएसटी कलेक्ट करोगे और गवर्नमेंट को रिटर्न के थ्रू इन्फॉर्म करोगे। जुलाई से पहले आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे तो आपको रिटर्न भी फाइल नहीं करनी थी। तो जुलाई में पहली बार आपको रजिस्ट्रेशन मिला है तो पहला रिटर्न मंथ का कब जाएगा? अगस्त में जाएगा। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जब तुम अगस्त में GSTR 1 और GSTR 3B फाइल करोगे, जब अपनी पहली रिटर्न फाइल करोगे, तो तुमने 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक, मतलब जिस दिन तुम लायबल हुए थे उस दिन से लेकर जिस दिन तक तुम्हें रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है, इस दौरान जो तुमने आउटवर्ड सप्लाईज करी होंगी, इसका डिटेल तुम्हें तुम्हारी पहली रिटर्न के अंदर देना जरूरी है। ठीक है, अब जरा मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। टैक्सेबल पर्सन कब होता है?
टैक्सेबल पर्सन कब होता है? सर टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो व्यक्ति लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर वो व्यक्ति जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और टैक्स कौन पे करता है? सर टैक्स इज पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। तो टैक्स जो है वो टैक्सेबल पर्सन को देना होता है। और टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? सर टैक्सेबल पर्सन वो व्यक्ति होता है जो या तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ले रखा है। ध्यान से सुनना प्लीज, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। 10 जुलाई 19 को आप लायबल टू रजिस्टर हो गए हो, मतलब आप 10 जुलाई 19 को टैक्सेबल पर्सन हो गए हो। दैट मीन्स 10 जुलाई ऑनवर्ड्स आप जो भी सप्लाई करोगे उस सप्लाई पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी। ध्यान से, अब अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो, अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो तो आप क्या कर सकते हो? आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। टैक्स इनवॉइस मैंने आपको बताया था टैक्स इनवॉइस क्या होता है। सर टैक्स इनवॉइस वो इनवॉइस होता है जहां पर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई भी रिकवर करते हो और आप जीएसटी का पैसा भी रिकवर करते हो कस्टमर से। ये दोनों चीजें रिकवर करने का आपको हक होता है। लेकिन जो टैक्स इनवॉइस होती है ना बच्चे, उसमें सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए। सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना, आप यहां लायबल तो हो गए हो और रजिस्ट्रेशन आपको यहां ग्रांट हुआ है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहां मिला होगा? रजिस्ट्रेशन नंबर आपको 20 जुलाई को मिला होगा। यानी कि 10 जुलाई से 20 जुलाई मैं सपोज कर लेता हूं कि आपने 10 सप्लाई करी है, तो इन 10 सप्लाई में आपको गवर्नमेंट को टैक्स तो देना है, लेकिन आपने कस्टमर से टैक्स रिकवर नहीं किया होगा। रीजन बीइंग आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। समस्या दिखाई दे रही है आपको? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर टैक्स इनवॉइस में आपके सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो। और यहां पर लिखा है कि जो टैक्स है वो टैक्सेबल पर्सन देगा, और टैक्सेबल पर्सन वो व्यक्ति है जो लायबल टू रजिस्टर है या फिर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर ये मिस्टर एक्स की डिटेल्स हैं तो मिस्टर एक्स जो है वो 10 जुलाई को लायबल हो गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है 20 जुलाई को, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा 20 जुलाई को। 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक जो सप्लाई करी है उस पर गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी, लेकिन मिस्टर एक्स उसके लिए टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो गवर्नमेंट ने, अभी मैंने ये चीज पढ़ाई नहीं है आपको, गवर्नमेंट ने इनको ऑप्शन दिया है कि मेरे बाबू जो तुमने 10 जुलाई से 20 जुलाई तक आउटवर्ड सप्लाई करी है, जिसपे तुमने सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई इशू किया होगा, जिसपे तुमने बिल ऑफ सप्लाई इशू किया होगा, तुम चाहो तो इनके लिए रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकते हो और तुम अपने सप्लायर अपने रिसिपिएंट्स को टैक्स इनवॉइस दे सकते हो। राइट? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बात समझ में आ रही है कि भाई जब आप 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक आप जो सप्लाई करेंगे उसमें आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट को आपसे इस पीरियड के लिए टैक्सेस चाहिए क्योंकि आप इस पीरियड में लायबल टू रजिस्टर हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि बाद में जब तुम्हें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए तो तुम अपने इस पीरियड की सप्लाईज के लिए क्या करना? रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर देना, कस्टमर से टैक्स का पैसा रिकवर कर लेना और हमें वो टैक्सेस का पैसा दे देना। क्लियर? बताओ भाई, यहां तक मैंने जो बातें करी आपके साथ फर्स्ट रिटर्न तक, इसमें कोई डाउट है किसी को? फर्स्ट रिटर्न तक मैंने जो बातें करी इसमें कोई डाउट है आपको? चलिए, अगला आता है आपके पास एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 44। हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द एनुअल रिटर्न? All registered persons are required to file an annual return. However, following persons are not required to file the annual return. तो हर किसी को annual return भरनी है, लेकिन कुछ exceptions हैं। CTP annual return नहीं भरेगा, NRTP annual return नहीं भरेगा, ISD annual return नहीं भरेगा। जो बंदे TDS और TCS कलेक्ट कर रहे हैं ये लोग annual return नहीं भरेंगे, और जो पर्सन
OIDAR की सर्विसेज दे रहा है इंडिया के बाहर से, उस बंदे को भी आपकी एनुअल रिटर्न नहीं भरनी है। तो आपके 5 एक्सेप्शंस आ गए। हर कोई एनुअल रिटर्न भरेगा, CTP एनुअल रिटर्न नहीं भरेगा, NRTP एनुअल रिटर्न नहीं भरेगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एनुअल रिटर्न नहीं भरेगा। आपका जो व्यक्ति TDS और TCS कलेक्ट करता है सेक्शन 51 और 52 में, वो आपका एनुअल रिटर्न नहीं भरेगा। और लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है कि जो OIDAR की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के बाहर से इंडिया में, उसे भी आपके एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी है। कब फाइल करनी होती है इसके बारे में चर्चा करी जा चुकी है। एनुअल रिटर्न फाइल करी जाती है अगले फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर तक। तो अगर आपको 2019-20 की एनुअल रिटर्न फाइल करनी है तो उसके लिए लास्ट डेट जो है वो है 31 दिसंबर 2020। सिमिलरली 2020-21 का अगर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है तो उसका लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2021। These are the last date. You can file the annual return even before this date. ठीक है, तो 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट। फॉर्म फॉर एनुअल रिटर्न, कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है सर? जो नॉर्मल स्कीम में है वो GSTR 9 भरते हैं, और जो कंपोजिशन स्कीम में है वो लोग GSTR 9A भरते हैं। तो नॉर्मल स्कीम वाले एनुअल रिटर्न भरेंगे 9 में, और कंपोजिशन स्कीम वाले एनुअल रिटर्न भरेंगे 9A में। अदर पॉइंट्स, every registered person who is required to get his accounts audited under section 35 subsection 5 shall also furnish electronically a copy of audited annual accounts and a certified reconciliation statement in the prescribed form along with the annual return। तो कह रहा है कि भाई जिसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 के अंदर, ये GST का ऑडिट है, GST का ऑडिट जिसको कराना है वो अपनी एनुअल रिटर्न के साथ साथ अपने ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स की कॉपी को भी क्या करेगा, अलोंग विद सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसे क्या करेगा, अपलोड करेगा अपने एनुअल रिटर्न के साथ। राइट, बेसिक सा है, रीड कर लीजिएगा। फिर आता है फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न का मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और अब आप केवल लास्ट रिटर्न फाइल करने वाले हैं। ठीक है ना, अब आप लास्ट रिटर्न फाइल करने वाले हैं। सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न की बात करता है। हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द फाइनल रिटर्न? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1। मतलब कि जिसको GSTR 3B भरनी है, जिसको GSTR 3B भरनी है उसे लास्ट रिटर्न फाइनल रिटर्न भी भरनी है। and whose registration has been surrendered or cancelled is required to file a final return electronically in the form GSTR 10 through the common portal। तो भाई अगर आपका रजिस्ट्रेशन सरेंडर हो रहा है, मतलब कि आप खुद सरेंडर कर रहे हो या फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया है, तो आफ्टर कैंसिलेशन यू नीड टू फाइल योर फाइनल रिटर्न। हर वो बंदा जिसने GSTR 3B फाइल करना है, हर वो बंदा अपना फाइनल रिटर्न भी फाइल करेगा GSTR 10 में। टाइम लिमिट क्या है, मतलब कि आपकी ड्यू डेट क्या है? द फाइनल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। तो जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है या फिर जिस दिन आपको कैंसिलेशन ऑर्डर रिसीव हुआ है, वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपना फाइनल रिटर्न फाइल करना है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 और आपको ये कैंसिलेशन ऑर्डर दिया गया है मान लीजिए 20 जुलाई 2019 को, तो आपकी जो फाइनल रिटर्न की लास्ट डेट है, आपके फाइनल रिटर्न की जो लास्ट डेट है वो होगी 3 months फ्रॉम 20th जुलाई 2019, दैट इज 20th अक्टूबर 19। और यहीं पे अगर मैं सिनेरियो चेंज कर दूं, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है 1 जुलाई 2019 को और ये ऑर्डर आपको रिसीव हो गया था 20th जून 19 को। तो 20 जून 19 को ऑर्डर रिसीव हो गया था कि 1 जुलाई 19 से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो बी वाले केस में आपके लिए जो लास्ट डेट होगी फाइनल रिटर्न के लिए वो होगी 3 months फ्रॉम 1 जुलाई 19, दैट इज 1 अक्टूबर 19। क्लियर? बिल्कुल बेसिक बातें हैं।
इसके बाद आता है GSTR 11, रीड कर लेना अपने आप, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आता है डिफॉल्ट और डिले इन फर्निशिंग दी रिटर्न। अगर आपने रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट किया, मतलब रिटर्न आपने फाइल नहीं करी या फिर आपने डिले किया, तो उस केस में आपको फीस भरनी पड़ेगी, सेक्शन 46 और 47। नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर, सेक्शन 46, रीड विद रूल 68 of the CGST rule. A notice in the prescribed form shall be issued electronically to a registered person who fails to furnish the return under section 39 or section 44 or section 45 or section 52. The notice would be required the registered person to furnish the return within the 15 days. तो अगर आपने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं करा है अंडर सेक्शन 39, अंडर सेक्शन 44, अंडर सेक्शन 45, अंडर सेक्शन 52, तो आपके पास एक नोटिस आएगी कि बाबू आपने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं किया है, प्लीज इस रिटर्न को 15 डेज के अंदर फाइल कर दो, राइट। अब इसके बाद अगर आपने नोटिस को ओवरलुक किया और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपके ऊपर लेट फीस लेवी होने वाली है, लेट फीस फॉर द डिले इन फाइलिंग द रिटर्न। अगर आपने सेक्शन 37 के अंदर GSTR 1 नहीं भरा, सेक्शन 39 के अंदर GSTR 4, GSTR 5, GSTR 3B ये फाइल नहीं करे, फाइनल रिटर्न आपने फाइल नहीं करा, तो आपको लेट फी देनी पड़ेगी 100 रुपये पर डे की, जो कि मैक्सिमम जाएगी 5,000 रुपये तक। 100 रुपये पर डे की लेट फी लगेगी, जो कि मैक्सिमम जाएगी आपकी 5,000 रुपये तक, अगर आपने GSTR 1 अंडर सेक्शन 37, अंडर सेक्शन 39 जितनी भी रिटर्न्स फाइल होती हैं 3B 4 5 ये आपने फाइल नहीं करी और आपने फाइनल रिटर्न फाइल नहीं करा GSTR 10, तो उस केस में आपको पेनल्टी लगेगी 100 रुपये पर डे की, जो कि आपकी एक्सटेंड हो जाएगी मैक्सिमम 5,000 रुपये तक। और अगर आपने एनुअल रिटर्न लेट जमा करी, तो इस केस में जो क्वांटम ऑफ लेट फीस लगेगी वो लगेगी 100 रुपये फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू, 100 रुपये पर डे, और मैक्सिमम कितनी जाएगी 0.25% ऑफ द टर्नओवर। इससे ज्यादा का पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज नहीं हो सकता है फॉर द डिले इन द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। 100 रुपये एवरी डे या फिर 0.25% ऑफ द टर्नओवर। जैसे अगर आपने एनुअल रिटर्न मान लीजिए आपने एनुअल रिटर्न लेट फाइल करा है, आपने एनुअल रिटर्न लेट फाइल किया है मान लीजिए 100 दिन से, और आपका जो टर्नओवर था वो था मान लीजिए 50 लाख रुपए, तो उसके ऊपर जो लेट फीस लगेगी वो लेट फीस कितनी होगी सर? लेट फीस होगी 100 रुपये पर डे फॉर 100 डेज। ये हो गया आपके पास 10,000 रुपये, या फिर 0.25% ऑफ 50 लाख। जरा 50 लाख का 0.25% निकालिए, कितना आ रहा है? 50 लाख का जरा 0.25% निकालिए, कितना आ रहा है? 25% हो जाएगा 1250 को डिवाइड बाय 100, 12,500। आपके ऊपर पेनल्टी कितने रुपए की लगेगी? आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपए की। और अगर आपने डिले कर दिया होता 200 दिन का, अगर आपने डिले कर दिया होता 200 दिन का, तो उस केस में आपके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगती? उस केस में आपके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी लगती 12,500 रुपए की। मतलब किसी भी हाल में आपका जो पेनल्टी है वो 0.25% ऑफ टर्नओवर से ज़्यादा नहीं हो सकता। बाकी केसेस में ये 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। अब आता है पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द फाइनल रिटर्न। थ्योरेटिकल है, कर लेंगे आप लोग। अ कंपोजिशन टैक्स पेयर हु हैज नॉट रेंडर्ड एनी टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग अ क्वार्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी रिटर्न। मैंने आपको बताया था कि आपके पास टर्नओवर हो चाहे ना हो, नील रिटर्न आपको फाइल करना होता है।
बात समझ में आया? तो आपको नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दूसरी बात, कंपोजिशन टैक्स पेयर को रिटर्न नहीं फाइल करनी होती है क्वार्टर के लिए, उसे क्या फाइल करना होता है? स्टेटमेंट फाइल करना होता है, CMP 08। तो भले आपके पास टर्नओवर है चाहे नहीं है, आपको आपका नील रिटर्न या फिर नील स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ एनुअल रिटर्न एंड द रूल्स देयर अंडर कर लोगे, थ्योरेटिकल है। इफ अ रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, इफ द रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, हाउ कैन इट बी रिवाइज? अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो ये रिटर्न रिवाइज कैसे हो सकता है? इफ सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। तो सर मैंने आपको क्या बताया था कि जीएसटी के अंदर रिवाइज रिटर्न का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जीएसटी के अंदर रिवाइज रिटर्न का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अपनी रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई रेक्टिफिकेशन करना है तो वो रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। रेक्टिफिकेशन की लास्ट डेट बता दीजिएगा और ये बता दीजिएगा कि जिस मंथ में आपने एरर को आइडेंटिफाई किया है उसी मंथ की रिटर्न के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? उस एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और अगर उस रेक्टिफिकेशन की वजह से टैक्स पे निकलता है तो आपको वो टैक्स पेमेंट करनी है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, राइट? क्वेश्चन नंबर 6, please answer the following individual independent cases with reference to section number 37 of the CGST Act 2017 and Rule 59 of the CGST Rule 2017. Mr. Kohli is a registered supplier in the state of Gujarat. He is filing GSTR 1 every month. During the month of Feb 2020, he was out of India and so did not do any transaction during the month. He believes that there is no transaction, there is no need to file the GSTR 1 for the month of Feb 2020. Is he correct? तो मैंने आपको क्या बताया था कि टर्नओवर हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आपका नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आप अपनी रिटर्न स्किप नहीं कर सकते हो जीएसटी के अंदर। जीएसटी के अंदर आपको नील रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अगर आपके पास कोई भी टर्नओवर नहीं है। मिस्टर काजी है is a registered dealer in Kerala. He was registered as a normal taxpayer for the financial year 1920. But on 15th Jan 2020, he converted from normal taxpayer to the composition payer. Is he liable to GSTR 1 for the month of Feb 2020? बताओ भाई, 15 जनवरी 2020 को ये नॉर्मल स्कीम से निकलकर कंपोजिशन स्कीम में आ गए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस पीरियड में आप नॉर्मल स्कीम में थे उस पीरियड के लिए आपको आपका GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा। 15 जैन 19 तक ये नॉर्मल स्कीम में थे और इसके बाद ये नॉर्मल स्कीम से निकलकर कंपोजिशन स्कीम में आ गए। तो भाई पार्ट ऑफ द मंथ आप कहां पर हो? पार्ट ऑफ द मंथ आप नॉर्मल स्कीम में हो। तो 1 जनवरी 19 से 15 जनवरी 19 तक आप नॉर्मल स्कीम में हो और इस नॉर्मल स्कीम वाले पीरियड की आपको GSTR 1 फाइल करनी पड़ेगी। कब? 10th of Feb 2019 को। बात समझ में आई? तो जिस पीरियड तक आप नॉर्मल स्कीम में हो उस पीरियड का GSTR 1 फाइल होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप आने वाले टाइम में आप कंपोजिशन स्कीम में आ चुके हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मिसेस जील, अ डीलर इन राजस्थान, did not file GSTR 1 for the month of June 2019, but she wants to file the GSTR 1 for the month of July 2019. Is it possible? इंपॉर्टेंट बात सुनो जरा, जब तक आप पिछला रिटर्न नहीं फाइल कर दोगे तब तक आप अगला रिटर्न नहीं फाइल कर पाओगे। मतलब मिसेस जील जब तक जून 19 का रिटर्न फाइल नहीं कर देती, अगर इनकी जून 19 की रिटर्न पेंडिंग है तो इनको जुलाई 19 का रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा। पहले इनको अपनी पेंडिंग रिटर्न कंप्लीट करनी पड़ेगी और उसके बाद ही ये अपनी जुलाई 19 की रिटर्न फाइल कर पाएंगी। क्लियर हुआ फंडा? तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई मंथ की रिटर्न स्किप कर जाओ और अगले मंथ की रिटर्न फाइल कर दो। आपको पोर्टल ऐसी परमिशन नहीं देता है। पोर्टल कहता है कि भाई पहले पिछली रिटर्न फाइल कर और उसके बाद ही तू क्या कर पाएगा? अगली रिटर्न फाइल कर पाएगा, राइट? अब इसके बाद a taxpayer can file the GSTR 1 under the CGST Act only after the end of the current tax period. State the exceptions
to this. A taxpayer can file the GSTR1 under the CGST Act 2017 only after the end of the current tax period. State the exception to this. इसका exception क्या है? इसका exception क्या है सर? इसका exception है CTP. जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो अपना टैक्स पीरियड खत्म होने से पहले भी क्या करेगा? आपका GSTR1 फाइल करेगा. What kind of invoice details of outward supplies are required to be furnished in the GSTR1 for the outward supplies? ये आप बात कर चुके हो कि जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है, जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है उसकी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है. जो आपने इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड को करी है जिसकी इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है उसकी डिटेल आपको इनवॉइस वाइज देनी है. बाकी सारी आपको कंसोलिडेटेड देनी है. किसको फाइनल रिटर्न भरना होता है सर? हर उस व्यक्ति को फाइनल रिटर्न भरना है जिसको GSTR3 भी भरना है. टाइम लिमिट क्या है? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. एनुअल रिटर्न के प्रोविजन डिस्कस करो, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो इस चैप्टर से मोटा मोटा थियोरिटिकल पोर्शन ज़्यादा आया है, प्रैक्टिकल पोर्शन आपका कम आया है. तो प्रोविजंस अच्छे से रट्टा मार लेना ताकि आपको लिखने में आसानी हो. क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज आज की क्लास वाइंड अप करते हैं. Any doubts?